अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर जोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज़ के सेल्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली है चैप्टर नंबर 4 हमारे पास, 9th बायोलॉजी। ठीक है, तो हम सेल्स और टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर और इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के साथ मिलके बने हैं। ठीक है, जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स सेल के साथ मिलके बने हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें आता है बटरफ्लाई विंग्स, जो तितली के पर होते हैं वो भी सेल्स के साथ मिलके बने होते हैं। हमारी जो उंगलियों के नाखून होते हैं, फिंगर नेल्स, वो भी सेल्स के साथ मिलके बने हैं। वुड ऑफ आवर पेंसिल, हमारी जो पेंसिल है एक, उसकी जो वुड है प्लांट से बनती है, वो भी सेल्स के साथ मिलके बनती है। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स सेल्स के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये थे सेल्स। सेल्स जो होते हैं, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जस्ट एक सेल, सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल सेल, एक सेल के ऊपर मुश्तमिल हो, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो कई सारे सेल्स के साथ मिलकर बने हों, डिफरेंट सेल्स उनमें, तो वो मल्टी सेलुलर्स कहलाते हैं। अब यूनिसेलुलर की एग्जांपल है जैसा कि पैरामीशियम हो गया। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर है वो जैसा कि ह्यूमन, जैसा कि हम हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी कई सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिलकर बनी है। तो ये है सेल्स का इंट्रोडक्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ना है माइक्रोस्कोपी। ये जो माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे माइंड में कैसे आता है। ये ऐसे आता है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स, ठीक है, सेल्स और जो टिश्यूज़ होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब कुछ सेल्स जो होते हैं वो हम ह्यूमन जो नेक आई है उससे हम देख सकते हैं और कुछ को नहीं देख सकते, और जिनको हम नहीं देख सकते उनके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी उन स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो माइक्रोस्कोप थी वो यूज़ की थी ज़ेकरियस जॉनसन ने। ये हॉलैंड का रहने वाला था और इसने 1595 में इसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, जिसकी मदद से इसने सेल्स को देखा। और उस वक्त जो माइक्रोस्कोप इसने बनाई थी वो थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब तो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स आ चुकी हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, लाइट माइक्रोस्कोप भी है। ठीक है, ये एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, ये वाली। तो उसने बनाई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि दो लेंसेज के ऊपर मुश्तमिल थी। ठीक है, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 3x to 9x थी। अब मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, अपेरेंट साइज, उसको बड़ा करना, इंक्रीज इन अपेरेंट साइज। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाना, वो कितने गुना बढ़ जाता है, बड़ा करके दिखाता है। अब इसकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो थी 3x to 9x, वो 3 से 9 गुना उसको बड़ा कर सकता था। तो जो जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो इसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं। एक मैग्नीफिकेशन यूज़ होती है, इट मीन्स इंक्रीज़ इन अपेरेंट साइज, और एक दूसरी टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, जिसका ये मतलब होता है कि क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज का जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो कितनी साफ़ है, कितनी क्लियर है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ इमेज। एक हो गया मैग्नीफिकेशन पावर, के जो अपेरेंट साइज़ है वो कितना बड़ा हो जाता है, और जो साइज़ जितना बड़ा हो जाता है फिर वो तस्वीर जो होती है वो कितनी क्लियर है। तो ये दो टर्म यूज़ होती हैं माइक्रोस्कोपी में, रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन। अब इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, जो एग्जांपल है इसकी, एक ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई है, जो ह्यूमन नेक्ड आई है, जो कि दो चीज़ों के दरमियान हम कितना क्लियर एक डिस्टेंस जो होता है, हम दो चीज़ों को कितना डिस्टेंस पे हम उन्हें, उनमें जो सेपरेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा कि ह्यूमन नेक्ड आई है। अब इन अगर कोई दो चीज़ें 0.1 मिलीमीटर
के डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं तो ये उनमें डिफरेंस देख लेगा कि ये दो चीज़ें अलग-अलग पड़ी हुई हैं। अगर ये यही डिस्टेंस 0.05 मिलीमीटर पे चला जाए, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर पे चला जाए तो ह्यूमन नेक्ड आई इस इन दो चीज़ों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड नहीं कर सकेगा और उसे लगेगा कि ये एक ही चीज़ पड़ी हुई है। तो ये थी इसकी रिजॉल्विंग पावर। तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है या मैग्नीफिकेशन है माइक्रोस्कोप्स की, वो हम लेंसेज की मदद से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद स्टडी करते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स को, जिनमें हम लाइट माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमने स्टडी करना है वो है हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसकी मैग्नीफिकेशन, इसकी रिजॉल्विंग पावर। अच्छा, जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, इट वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू ए स्पेसिमन। एक स्पेसिमन में से जो विजिबल लाइट है वो गुजरती है स्पेसिमन के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा होता है जिसको हमने स्टडी करना है वो, तो वहाँ से लाइट गुजरती है। इस माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। एक जो लेंस है वो स्पेसिमन का बड़ा इमेज जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है, और जो सेकंड होता है वो उस इमेज को मैग्नीफाई करता है, और जो व्यूअर होता है उसकी आई के ऊपर या फिर जो फोटोग्राफिक फ़िल्म होती है उसके ऊपर वो उसको बनाता है, ठीक है। तो ए माइक्रोग्राफ होता है ए फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जो हम फोटोग्राफ लेते हैं एक माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एक फ़ोटोग्राफ हम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके बाद जो हमने इसकी मैग्नीफिकेशन पावर देखनी है, मैग्नीफिकेशन पावर जो है इसकी वो है 1500x, 1500 गुना। एक कोई भी सिंपल चीज़, कोई भी बैक्टीरिया हो, अगर उसका साइज़ समझ लें कि 10 या फिर उसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर है, तो वो उसको 1500 गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो इस तरह इसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी ज़्यादा है। रिजॉल्विंग पावर इसकी क्या है, वो है 0.2 माइक्रोमीटर, और ये बहुत ही मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जो माइक्रोमीटर है ये क्या होता है, जो एक माइक्रोमीटर होता है वो इक्वल होता है 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर का जो 1 मिलीमीटर का जो हज़ारवां हिस्सा होता है, ये 1 माइक्रोमीटर उसके इक्वल होता है, और ये 0.2 माइक्रोमीटर की रिजॉल्विंग पावर हमें देता है। तो इससे भी जो ज़्यादा एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर। ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर। एक वैक्यूम चैम्बर होता है, ठीक है, उसमें लेंसेज और जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करना है उसको रख दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, या फिर समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन रे होती है। वहाँ से वो जो स्पेसिमन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें से गुजारी जाती है, बाज़ औक़ात वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाज़ औक़ात वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक स्क्रीन के ऊपर इमेज बना देती है, ठीक है, मेक इमेज ऑन अ स्क्रीन। तो वहाँ से इसकी एक हमें अच्छी तस्वीर हासिल होती है, हम इसको देख सकते हैं। तो इसकी फंक्शनिंग क्या थी कि ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर। एक वैक्यूम चैम्बर में हम इसको रखते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की जो रे है वो गुजरती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो जो उसकी माइक्रोग्राफ होता है जो उसका वो बन जाता है। तो इसकी अगर हम रिजॉल्विंग या फिर मैग्नीफिकेशन, अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में बात करें, तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है अबाउट ज़ीरो नहीं, इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 2.5 लाख। ये 2,50,000 गुना हमें ज़्यादा मैग्नीफाई करके देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ का जो साइज़ है हम इसकी मदद से 2.5 लाख गुना ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर जो कि क्लैरिटी ऑफ द इमेज को हम कहते हैं, वो क्या है, वो है 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर।
इसकी थी 0.2 माइक्रोमीटर और ये है 0.2 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर किसकी इक्वल है? जो एक नैनोमीटर है वो अगर हम इसका हिसाब लगाएं मिलीमीटर के हिसाब से, तो वो एक मिलीमीटर का जो 10 लाखवां हिस्सा होता है, 1000 फोल्ड ऑफ अ मिलीमीटर। आप इस चीज़ से इस बात का हिसाब लगा लें कि ये कितनी ज़्यादा इमेज को क्लैरिटी दे सकता है, इससे हम कितनी क्लियर इमेज हासिल कर सकते हैं। तो ये थी इसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। अब चूँकि ये सब चीज़ें इसकी इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये इसकी एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं, अब ये दो तरह की होती हैं, दो तरह से इनको यूज़ किया जाता है। एक जो है इनका यूज़ वो होता है ट्रांस दो तरह की होती है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इसको हम TEM भी कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका जो स्पेसिमन होता है उसमें से ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज़ रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, अब उसमें से जब रेज गुजरेंगी तो वो उसमें से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएंगी और उसका जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब रह गई जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ट्रांसमिट नहीं होते, ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जो सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर सरफेस होती है कि उनका बाहर वाला हिस्सा, उनका बाहर वाला स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो ये थी हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो। तो इसके बाद हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स उनको स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।